हेलो। एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म कि मेरी आवाज आप सभी को आ रही है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बोल दो हाँ आ रही है। ठीक है। एम आई ऑडिबल? कहाँ ब्राइटनेस है बेटा? हम्म। यहां पर कुछ दिख रहा है? ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा एक दो दिनों में। ठीक है, परेशान ना हो। बाकी सब ठीक है? ओके। हम्म। ओके। चलो भाई, आपके त्रिकोणमिति के जो सवाल हम कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, सॉरी, गलती भी इम्पोर्ट कर दे। ओके। वॉइस में सैडनेस है? क्या हुआ आपको? इतनी इतना ज्यादा मत सोचो बेटा। हम्म। समझे कि नहीं? इतना ज्यादा सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म। संदीप माहेश्वरी सर के शो में कब जाओगे? शायद नहीं जाऊंगा। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था सवाल, हाँ से। कहां तक हो गया था बता देना। कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने? 150। ठीक है। ओके। आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर ऐड हो गया है, तो मेरे उस शो में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/100। काफी कम चांसेस हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं वहां जाने के लिए। ठीक है। हम्म। ऑलराइट, देखो, इट्स गुड फॉर मार्केटिंग पर्पस। अदरवाइज उस शो में जाके कोई खास वैल्यू एडिशन तो नहीं हो रहा है। बहुत छोटा हो गया है, 15 मिनट का शो अब हो गया है शायद, आई थिंक। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि 15 मिनट में मैं आपको अपनी कोई ऐसी कहानी बता दूंगा जो तुमको नहीं पता है। सब पता है तुमको। तुमको ज्यादा पता है, मंजुलिका की कहानी पता है तुमको, और सारी कितनी कहानियां मेरे बारे में पता है। तो लेट अस से 15 मिनट के शो में मुझे 7 मिनट बोलने को मिलेगा, तो इट्स मोर ए मीटिंग। तुमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे सर शो में आए, बट ऐसा कुछ है नहीं खास कि कोई लंबा बुलाया कि हाँ 1 घंटे का पॉडकास्ट लेते हैं, तो यार अलग बात है, फिर तो बहुत कुछ बोलने का मौका मिलेगा। ओके, तो इट्स अ गुड फॉर्मेट, गुड शो। दोज हु वांट टू गेन मोर पॉपुलैरिटी, एक्सेप्टेंस, गुड फॉर देम। अब ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि मैं नहीं ही जा सकता हूं, बट कोई इच्छा नहीं है मेरी। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। हाँ जी, ये सवाल देखिए। ओके। नहीं, जाने का तरीका मुझे पता चल गया है। ठीक है। लेकिन मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, कि नहीं जाना है। चलो इधर आ जाओ। पी की वैल्यू 3x साइन स्क्वायर एक इंटू कॉस ए के बराबर है। हाँ जी। पी की वैल्यू 3x साइन स्क्वायर एक कॉस ए के बराबर है, प्लस एक्स कॉस क्यूब है। क्यू की वैल्यू आपकी दी हुई है, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। पी प्लस क्यू की पावर 2/3, पी माइनस क्यू की पावर 2/3। अच्छा सवाल है। और यहां पर जो आपको वैल्यूज दी हैं वो एक्स और के टर्म्स में दी हैं, पावर में कुछ लगाना है और ऐसे करके सॉल्व करना है, और निकालते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं पी की वैल्यू क्या है। 3x
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस एक्स कॉस क्यूब ए क्यू। तो जब आप p प्लस क्यू कैलकुलेट करोगे तो एक बार जरा करके देखो क्या मिलेगा। लिखता हूं मैं p प्लस क्यू। आप कहोगे जब मैं p प्लस क्यू निकालने चलूंगा तो यहां पर 3x साइन ए कॉस ए क्या होगा, कॉमन होगा या नहीं होगा। ये 3x जो दिया हुआ है आपको, यहां पर आपका साइन ए कॉस ए कॉमन हो जाएगा। और जैसे हमने 3x साइन ए कॉस ए को कॉमन लिया, आप देखना ब्रैकेट में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है साइन ए प्लस कॉस ए। मिला? यस और नो? यस। एक और चीज, जो दूसरे दोनों टर्म्स हैं अगर आप उनको ध्यान से देखोगे और वहां पर जब आप x कॉमन लोगे तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बनेगा। उसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपको साइन ए प्लस कॉस ए मिलेगा इंटू वही साइन 1 माइनस साइन ए कॉस ए मिलेगा। आप कहोगे ये कैसे है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए बनेगा तो ये 1 हो जाएगा। अब आप कहोगे यहां से कुछ और कॉमन होता हुआ मुझे दिख रहा है, और वो वैल्यू है आपकी x कॉमन हो रही है, साथ ही साथ आपकी साइन ए कॉस ए कॉमन हो रही है, साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन हो रही है। ले लो जो भी कॉमन हो रहा है। और जैसे आपने ये कॉमन लिया, आपके अंदर की जो वैल्यूज बचेंगी वो 3 साइन ए कॉस ए प्लस ये बचेगी। इसको मैं 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए लिख सकता हूं। और जैसे आप इसको 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए लिखोगे, आप कहोगे ये जो वैल्यू आपके सामने दी हुई है, ये वैल्यू साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है। तो ये अल्टीमेटली आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये तुम्हारी p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई, काफी सुंदर, x इंटू साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर? समझ में आया कि नहीं? साइन ए प्लस कॉस ए का होल क्यूब बन जाएगा। अब ऐसे ही जब आप p माइनस क्यू निकालोगे तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लेंगे क्या क्या हो रहा है। p माइनस क्यू जब तुम करोगे तो यहां एक माइनस आएगा और उससे क्या होगा, यहां माइनस आएगा और यहां पर भी आपकी वैल्यू एक माइनस हो जाएगी। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपको महसूस हो रहा है कि आपको क्या मिलने वाला है, आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी साइन ए माइनस कॉस ए का होल क्यूब टाइप। आप बता सकते हो साइन ए माइनस कॉस ए का होल क्यूब मिलेगा या कॉस ए माइनस साइन ए का होल क्यूब मिलेगा। वो चीज काफी महत्वपूर्ण है सोचना। क्या मिलेगा, क्या आपको यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए का होल क्यूब मिलेगा या साइन ए माइनस कॉस ए का होल क्यूब मिलेगा, क्योंकि उसका फर्क थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पावर 2/3 है। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, इससे नहीं पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करके क्यूब रूट निकालना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिर्फ यहां ऐसे उठा के लिख दो साइन ए माइनस कॉस ए का होल क्यूब। क्योंकि अगर ये कॉस ए माइनस साइन ए का होल क्यूब भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं है, स्क्वायर करके फिर क्यूब रूट निकालने का क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। जैसे आपने ये वैल्यू लिखी, अब आपको जो करना है वो कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करके इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो आप कहोगे क्यूब रूट करेंगे फिर स्क्वायर कर ले, ये भी ठीक है। तो आप कहोगे मेरी जो वैल्यू बनेगी एक्स की पावर 2/3 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये पहला वाला टर्म बन जाएगा आपका। अगर मैं दूसरे वाले टर्म की बात करूंगा तो वही एक्स की पावर 2/3 यहां आएगा, तो यहां आपकी वैल्यू है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा। यस, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों ब्रैकेट से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा, ये बच जाएगा आपका 2। तो वैल्यू हो जाएगी 2x की पावर 2/3। 2x की पावर 2/3 आपका आंसर कहां है, ए। दैट्स योर आंसर। 2 क्या ये है, नहीं, आपका आंसर जो है वो डी करेक्ट। बट ये इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ये तरीका अच्छा है, ट्रेडिशनल तरीका है, बट ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम एंगल की वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। और वो एंगल की वैल्यू क्या होगी, x बराबर a बराबर 0 डिग्री। कैसे निकलेगा, देखो आसानी से। अगर आप a को 0 डिग्री रखो तो देखो मस्त बात क्या होगी। a को 0 डिग्री रखने से तुम्हारा जो p है, a 0 होने से ये 0 हो गया, p की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। तो p तुम्हारा x के बराबर हो जाएगा और q को बहुत ध्यान से देखो, q 0 हो जाएगा। जैसे ही आपने a को 0 डिग्री रखा, a को 0 डिग्री रखते ही p x के बराबर होगा, q 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां भी साइन यहां भी साइन। अब q खत्म हो गया तो ये और ये वैल्यू चली गई मेरा जो आंसर है आपको दिख रहा है ट्वाइस ऑफ p की पावर 2/3 है। और एक अच्छी बात, p की वैल्यू x के बराबर है,
तो ये वैल्यू हो गई 2x की पावर 2/3। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। कोई भी आंसर और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि यहां ए 0 रखते ही ये ऑप्शन 0 हो गया, और 0 है नहीं, उत्तर आपका 0 है नहीं, उत्तर तो आपका आ रहा है ट्वाइस ऑफ x की पावर 2/3, इसलिए आंसर क्या है? डी। तो देखो यहां पर खुद ही कि इस क्वेश्चन में वैल्यू रखना कितना बढ़िया है कंपेयर टू कि आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करें। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? वैल्यू रख के आपने सीधा आंसर निकाल लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 152। यहां पर आपको कुछ वैल्यू दी है cos 2a। एक बार बस ये मुझे चेक करके बता देना कि आपकी शीट में ये cos 2a है या cos स्क्वायर है, क्योंकि यहां कुछ फॉन्ट में इश्यू है बोर्ड के, तो वो स्क्वायर कई बार नीचे उतर आता है। ठीक है, ग्रेविटी उसको पुल कर लेती है। ग्रेविटी जानते हो तुम लोग? हाँ जी, नहीं जानते हो? कैसे समझें कहाँ वैल्यू रखा जाए या कहाँ नहीं, पता नहीं चल रहा और टाइम भी जा रहा। मेहनत करो। देखिए बेटा क्या होता है, एक होती है लीनियर थिंकिंग। लीनियर थिंकिंग होती है कि उसको एक ही रास्ता पता है, बस दूसरा रास्ता पता ही नहीं है, तो हमेशा उसी रास्ते पर चलता है। एक होती है डायनामिक थिंकिंग कि उसको कई रास्ते पता है, आप कौन सा रास्ता लेना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, और वो लोग जो कई रास्ते जानते हैं और उनमें से बेस्ट रास्ता चुन सकते हैं, वो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। अगर आप देखोगे जो टॉप पीपल हैं इन द वर्ल्ड, उनकी यही क्लैरिटी और क्वालिटी है। ठीक है, कि दे आर फास्ट डिसीजन मेकर्स एंड इफ दे हैव मल्टीपल चॉइसेस विद देम, दे नो व्हाट इज द बेस्ट चॉइस, क्या किसके थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। तो वैल्यू पुटिंग भी इस तरह का एक आर्ट है जो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं कि कहां रखें, ये कोई तरीका थोड़ा ना कहां रखें, ये डायनेमिक थिंकिंग का पार्ट है कि आप सवाल में प्रैक्टिस करते समय सोचेंगे। ठीक है, कि इसमें वैल्यू रख सकते हैं क्या, इसमें वैल्यू रखते तो क्या होता, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसी से आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। और कोई तरीका नहीं है इसका कि सवाल देखते आपको पता, वो सवाल बताएगा कि हाँ वैल्यू रखो मुझ में। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताता भी हूँ कई बार कि ऑप्शंस कांस्टेंट हैं तो वैल्यू रख दो, बट हर जगह ये लाइन इतनी क्लियर नहीं होती है, समझे कि नहीं? ओके, आगे बढ़े। ऑप्शन डिफरेंशिएट कर दो। देखिए आकाश जी, मैंने बोला ये एसएससी का सिलेबस है यार, डिफरेंशिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो मैं कभी उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ये बताओ बस स्क्वायर है कि नहीं? 2a है पक्का? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्वायर है। कॉस 2a है कि स्क्वायर है, बताओ जल्दी से। कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है कि ये नीचे नहीं है ऊपर है, ऐसा कुछ है कि कॉस स्क्वायर 2a, नहीं कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस a बराबर x, और दूसरा दिया है आपको साइन स्क्वायर a प्लस साइन a बराबर y, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी। इस क्वेश्चन में भी आप सिर्फ एक काम करो, वैल्यू रखो, a को 0 रख दो। a को 0 डिग्री रखते ही, क्योंकि यहां से मुझे क्या मिलेगा, मुझे x और y मिल जाएगा। भाई मुझे यही पता करना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो हम अगर a को 0 डिग्री रखेंगे तो आप कहोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और a को 0 डिग्री रखने से क्या है कि जो आपका y है वो 0 के बराबर हो गया। y 0 होते ही ये y यहां खत्म, ये y यहां खत्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर आपके पास बचा, तो लिखो जरा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और जहां पर x की वैल्यू आपने ऑलरेडी बोल रखी है 2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 4, तो ये वैल्यू हो गई आपकी फाइनली 4। अब देखना है कि 4 किस ऑप्शन से मुझे मिलेगा, x की वैल्यू कहां रखने पर मुझे 4 मिलने वाला है। तो आप कहोगे x की वैल्यू 2 है तो ये 6 हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ x की वैल्यू 2 है तो ये 3 हो गया, गलत हो गया।
यहां x की वैल्यू 2 है तो 8 हो गया, गलत हो गया। यही करेक्ट है क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 बन गया 4 बन गया। आपका आंसर क्या हो गया? तो हमें यहां करना क्या है? ओके, हमें यहां करना क्या है? हमें यहां क्या करना है कि वैल्यू रखनी है, निकाल लेना है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं 2a ही है, उससे भी फर्क पड़ेगा नहीं एज फॉर एज वैल्यू पुटिंग इज कंसर्न, राइट। अगर वैल्यू रखेंगे तो चाहे वो cos a हो या cos 2a हो, वो मान यही आएगा, ठीक है। ट्रेडिशनली जब आप करने जाओगे तो फर्क पड़ेगा कि ये cos 2a है कि cos स्क्वायर है। तो एक बार एक काम करिएगा कि जो भी आपकी शीट में वैल्यू दी है, cos 2a है या फिर cos a है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू पुटिंग वाले रूट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, शीट में 2a ही है, ठीक है, तो 2a होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको देखिए क्या समझने की जरूरत है। जैसे अगर हम इसको ट्रेडिशनली करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर निकालने की जरूरत है, वाई स्क्वायर निकालने की जरूरत है, और फिर एक जगह 3 घटाना है, एक जगह कुछ नहीं करना। तो अगर आपको इसको ट्रेडिशनली करने की जरूरत है, मान लिया तुम्हारा मन कर रहा है, बहुत ज्यादा इच्छा उत्पन्न हो रही है तुम्हारे अंदर, एग्जाम अप्रोच है ये, तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करोगे। आप एक्स स्क्वायर निकालिए, आप वाई स्क्वायर निकालिए, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। एक बार 3 घटा के ब्रैकेट में रखेंगे, एक बार 3 जोड़ के ब्रैकेट में रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी परेशानी मत लो, cos 2a है तो cos 2a से सॉल्व हो जाएगा। जो भी करेक्ट होगा ट्रेडिशनल अप्रोच में उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में उसका रेलेवेंस खत्म था, तो आपको आंसर मिल ही जाएगा कि हाँ भाई मेरा आंसर क्या होने वाला है। एक बार प्लीज इसको घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। cos 2a तो cos 2a रहने दो, स्क्वायर कर लो बस। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 2a प्लस 2 cos a इंटू cos 2a। ऐसे आप sin 2a लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं वैल्यू पुटिंग से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, आप किसी वैल्यू को 0 ही रख दो, क्या फर्क पड़ता है उसको, 2 इंटू 0 0 ही होता है, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखो वैल्यू पुटिंग के अंदर ये ताकत नहीं होती है पता करने की कि दिया गया क्वेश्चन एक्सप्रेशन सही है या नहीं। वैल्यू पुटिंग सिर्फ एक काम करता है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे मेरा आंसर क्या होगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे। अब मान लिया आपने सवाल ही गलत रखा हुआ है, उसमें टर्म्स गलत लिखे हैं, तो उसको वैल्यू पुटिंग को उससे लेना देना है ही नहीं। वो तो ये कह रहा है कि अगर a को हम 0 रखेंगे तो भैया हमारी वैल्यू 4 आनी चाहिए। अब a की वैल्यू 0 रखने पे अगर 4 आती है तो जो 3 ऑप्शन 4 नहीं है उनको मैं काट देता हूं, जो एक ऑप्शन 4 के बराबर है सिर्फ वही सही हो सकता है। ये काम है वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू पुटिंग ये वैलिडेट नहीं करता है कि तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, उसका काम ही नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन cos 2a है या cos स्क्वायर है, दैट इज यू हैव टू सी इन द शीट कि अगर cos 2a है तो cos 2a से लगाओ, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर से लगाओ, जो सही होगा उसी से उत्तर निकलेगा आपका। वैल्यू पुटिंग को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 2017 में जब ट्रिग्नोमेट्री का एक गलत सवाल आया था मेंस में, तो जो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में गए वो फंस गए बेचारे, क्योंकि वो सवाल गलत था, सॉल्व होना ही नहीं था। जो वैल्यू पुटिंग वाले थे उन्होंने कहा एक वैल्यू डाली, आंसर मैच किया, लगा दिया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? हाँ तो ठीक है, cos 2a तो cos 2a से करिए, cos 2a ही होगा, ओके। इसको सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ोगे उत्तर आ जाएगा, कोई यहां रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट ऐड देम यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, ये सवाल बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है जो हम कर चुके हैं, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल खुद करें अभी और मुझे उत्तर बताएं इसका क्या। चेक करते हैं कि तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं। आप सही नहीं दिख रहे हैं, एक लाइट ऑफ कर दो। सही नहीं दिख रहा हूं मैं मतलब? करिए, मुझे देखो ही मत, मैं नहीं दिख रहा हूं सही तो। इधर देखो, अगर 0 के प्लेस पे 45 रखेंगे तो फर्क पड़ेगा। देखिए निमेश जी, क्यों 45 रखोगे अभी आप इस सवाल में? इस सवाल में तो 0 ही रखेंगे ना,
मैंने क्या बोला, हम इस लड़ाई में नहीं पड़े कि हमारा क्वेश्चन एक्सप्रेशन सही है या नहीं। जब आप वैल्यू पुटिंग अप्रोच लगाते हो तो उस अप्रोच में आपको 3 ऑप्शन गलत मिलते हैं, चौथा सही होता है, आपका काम खत्म। बस अगर क्वेश्चन एक्सप्रेशन ही गलत होगा तो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग मान आएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड माई लॉजिक दैट आई एम ट्राइंग टू से। क्या वैल्यू है आपकी? 1 आएगा इसका वैल्यू 154 का। ओके, देखो यहां इसने बोला है साइन ए 0 के बराबर नहीं है, और उसका कारण भी है क्योंकि ये कॉस ए अपॉन साइन ए है। अगर साइन ए 0 होगा तो पी अपॉन क्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये उन्होंने बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन आपको दिया है कि देखो ऐसा है कि साइन ए को 0 नहीं लेना है और कॉस ए को आपको 0 नहीं लेना है। ये उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? ओके, इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिएगा, लाइट ज्यादा हो गई है। देखिए 2 चीजें मैं आपको बताऊं बेटा, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमें शांति का माहौल नहीं मिलता था। मुझे 9th की बात याद है अपने, लाउड स्पीकर बगल में चलता था जोर जोर से, तब भी मैं पढ़ता था। शुरू में इरिटेट होता था, फिर मैंने कहा मैं इरिटेट होकर कर क्या सकता हूं, ये लाउड स्पीकर मैं तो बंद नहीं करा सकता हूं, तो चलता रहेगा। तो मैंने कहा कि मैं इम्यून हो जाता हूं इस लाउड स्पीकर से, मैं पढ़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर लाउड स्पीकर कितना भी तेज बजा, साल भर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैं पढ़ने बैठता था तो मैं पढ़ता था, मुझे उससे इरिटेशन खत्म हो गई। और जैसे आप लोग इस समय कहाँ फोकस दो कि चेहरे पे लाइट ज़्यादा है, ये दिखा रहा है कि आपका ध्यान पढ़ने के अलावा बाकी जगहों पर ज़्यादा है। एक बार तुमने बोल दिया, मैंने सुन लिया, खत्म हो गई बात। है तो है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है कि तुमको ये सवाल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तुमको सवाल दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान अब वहीं अटका रहेगा। तुम्हें कारण चाहिए डिस्ट्रैक्शन का, वो मिल रहा है तुमको। पढ़ो इधर चुपचाप। अब मैं इस सवाल में कुछ जो सिखाने जा रहा हूं बहुत कमाल की चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको थोड़ी देर के लिए अगर ये यहां से हटा दूं, ये यहां से हटा दूं ऐसे, इसको लिखो ही ना मैं, और मैं पूछूं कि बताओ तुम्हारे सवाल का उत्तर क्या होगा, तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि भाई जो मुझे निकालना है, आंसर्स अगर कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि इन एक्सप्रेशंस को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें एक फिक्स वैल्यू मिलने वाली है। बस इसको मैंने हटाया है। जब मैंने इसको हटाया है तो आपको ये साइन ए बराबर 0 नहीं है, कॉस ए 0 नहीं है, इसका कोई महत्व हमारे लिए है ही नहीं। अब डोंट केयर अबाउट दैट। ये दिया इसलिए था कि साइन ए 0 नहीं है क्योंकि ये चाहते थे कि तुम 0 डिग्री मत रखो, इसलिए इन्होंने P अपॉन क्यू को कॉटे लिखा, P अपॉन क्यू को जानबूझ के कॉटे लिखा, ताकि तुम्हारा जो साइन और कॉस में से कोई भी एक 0 तुम ना कर पाओ, राइट? बट हम कह रहे हैं इसको हटा देते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। अगर मुझे P² + Q² निकालना है तो मुझे P अपॉन क्यू की जरूरत कहां पड़ने वाली है? नहीं पड़ने वाली है। अब जब आप ये देख रहे हो तो आप कहोगे अब हम A को 0 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? A को 0 डिग्री रखेंगे, रख देते हैं A को 0 डिग्री। A को 0 डिग्री रखने का फायदा आपको पता है क्या होगा कि जैसे आपने A को 0 रखा और आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखते हो, क्या ये एक्सप्रेशन जो आपके सामने दिया हुआ है ये सेटिस्फाई होगा? क्या एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा? क्या आप वैल्यू यहां से सॉल्व कर सकते हो या दूसरे इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़ने ही वाली है? ये मेरा दूसरा सवाल है कि क्या सिर्फ इसी एक्सप्रेशन से आप P² + Q² निकाल पाएंगे या नहीं? आप कहोगे कि सर अगर हमने यहां पर A को 0 रख भी दिया तो हमें Q मिलेगा 0 के बराबर, मिलेगा कि नहीं? यस, Q हमें 0 मिल गया, लेकिन अभी मेरा उत्तर नहीं आया है। मैंने Q को 0 रख दिया। अब आप वापस जाके यहां पर अगर Q को 0 रखो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। P तो कुछ भी हो सकता है। तो आप कहोगे सिर्फ एक कंडीशन से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, हमें जो दूसरा कंडीशन है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप दूसरे कंडीशन में आओगे फिर आपको देखिएगा कि आपका Q जो है 0 नहीं हो सकता है। तो यहां पर सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
लेकिन कई ऐसे सवाल होंगे जहां पर एक कंडीशन आपको सिर्फ लिमिट करने के लिए दी जाएगी, तो वहां पर आपकी बात बन सकती है। अच्छा ये बताओ, ये मैं समझा इसलिए रहा हूं तुमको बिकॉज कुछ कुछ चीज है जो मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सोचें। अब आप कहोगे ए को 90 डिग्री भी इस लॉजिक से हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ए को अगर हमने 90 डिग्री रखा तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। बट क्या कॉस ए 0 होने से ये अनडिफाइंड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कॉस ए 0 करने से ये एक्सप्रेशन आपका अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। इस बात को आप बहुत ध्यान से यहां पर देखिए, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस। तो यहां कोई पंगा नहीं है। इन्होंने क्यों बोला कॉस ए 0 के बराबर नहीं है, ये बताता हूं अभी बाद में, ठीक है। बट ए की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री आप रख सकते हो, क्योंकि यहां से कोई भी अनडिफाइंड हो ही नहीं रहा है केस। तो हम बात करते हैं जरा कि यहां पर जब हमने ऐसा किया तो क्या P अपॉन क्यू तुम्हारा 0 के बराबर हो जाएगा? और अगर P अपॉन क्यू 0 है, इसका 100% मतलब है कि हमारा P क्या है, 0 है। अच्छा, Q के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोला गया है। Q हम निकाल सकते हैं बाय द वे। अगर आपने A को 90 डिग्री रखा तो ये क्या होगा, ये वैल्यू आपकी होगी 0। P 0 हो गया तो ये टर्म ही 0 हो गया। और A को तुमने 90 डिग्री रखा तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 0, ये भी 0 हो गया। तो प्रॉब्लम यहां फंस रही है कि P और Q में से कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं हम वैल्यू तो रख सकते हैं बट मिलेगा कुछ नहीं। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्यों क्या, और क्यों नहीं निकाल पाओगे तो आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहां जो 0 और 90 नहीं ले सकते हैं, ये जो क्वेश्चन में लिखा है उसने तुम्हारी मदद की है। एक्चुअल में अगर वो नहीं भी लिखता तो भी तुम इनको नहीं रख सकते हो, रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि इससे कुछ मिलेगा ही नहीं तुमको। तो ये तो बड़ा सलीके का जो भी क्वेश्चन क्रिएटर है कि उसने लिख दिया कि यार तुम भटको मत, क्योंकि ये तुम रख ही नहीं सकते हो, उसने तुम्हारी मदद करी है कंडीशन देके। बट कई बार होगा कंडीशन दी भी होगी, उसको भी आप वायलेट कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं इसको रख के, हमें दोनों वैल्यू मिल ही नहीं पा रही है, सॉल्व कैसे करोगे? तो ये कोशिश जो है आपकी यहां पर बेकार है। 0 और 90 वाली कोशिश आपको नहीं करनी है, और वो दिए क्वेश्चन में उसको मान लो कि ठीक है नहीं करेंगे। चलो लेट्स गो विद अदर वैल्यू। अदर वैल्यू तो आपको पता है 45 डिग्री सबसे सरलतम मान है जो आप सोच सकते हो कि हम 45 डिग्री मान लेते हैं। 45 डिग्री पे P और Q बराबर हो जाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि हम A को 45 डिग्री मानेंगे, P और Q क्या होगा, बराबर हो जाएगा। P और Q क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और जैसे P Q बराबर हो गए आपस में, हम यहां आएंगे और इस एक्सप्रेशन का मान देखेंगे। तो जब P और Q आपस में बराबर हैं तो आपको पता है ये वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं 2P इंटू 1/√2 का होल क्यूब। दोनों टर्म बराबर हैं, यहां साइन ए कॉस ए भी बराबर हो चुका है, और ये वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर हो जाएगी। यहां से आप सिर्फ एक काम करो, P की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। P की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2√2/4। ये वैल्यू आई 2√2/4। आप कैंसिल आउट कर लो तो ये 2√2, ये वैल्यू आ गई 1/√2। और जैसे ये वैल्यू आपकी 1/√2 आई P की वैल्यू, और आपको पता है कि P और Q सेम है, तो P स्क्वायर 1/2 बनेगा, Q स्क्वायर भी 1/2 बनेगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। कितने लोग समझ में आया? होप सभी को बात समझ में आ रही है, थोड़ी 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 थोड़ी। 135 पर क्यों देखें, मतलब बेटा जब 45 से काम चलेगा तो 135 पे क्यों जाएंगे हम? ठीक है, चाकू से काम चल रहा है, मिसाइल काहे चलाना चाहते हो? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? कोई शंका है तो बताओ कि हाँ भाई नहीं नहीं सर नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है? मेक सेंस? ऑलराइट। तो दैट्स योर आंसर। आप कहोगे मेरे को ट्रेडिशनली करने का बड़ा मन कर रहा है, तो करो। ऐसे बहुत सारे सवाल किए हमने। P की वैल्यू आप Q के टर्म में निकाल सकते हो, रख दो यहां पर। P की वैल्यू Q के टर्म में निकाल सकते हो, Q कॉटे जाके रख दो। उसको रखने के बाद Q की वैल्यू निकाल लो, उसको रखने के बाद आप P की वैल्यू निकाल लो। ऑलराइट, सॉल्व कर लो। एक सवाल हमने बिल्कुल ऐसा किया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, बिल्कुल ऐसा किया है।
जब हम डिस्कस कर रहे थे एक क्वेश्चन जिसमें दो संख्याओं का अनुपात है, ये बेसिकली रेशियो है कॉस ए अपॉन साइन ए का, और आपने ध्यान हो तो हमने एक सवाल ऐसा किया हुआ है बिल्कुल कि ये वैल्यू आपकी ऐसी है, और यहां से फिर आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि इसको आप बोलिए कि P की वैल्यू K cos A होगी और Q की वैल्यू हमारी K sin A होगी। प्योर ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर आपको घुसना है तो घुस जाओ। फिर हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को जाके यहां रख सकते हैं, वी कैन गो एंड पुट दिस वैल्यू, P की वैल्यू K cos A और Q की वैल्यू K sin A। sin A cos A कॉमन हो जाएगा, sin A cos A कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, और जब आप ये कॉमन लेके काट दोगे तो आपकी वैल्यू बचेगी अंदर sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और वहां से आपकी K की वैल्यू 1 आ जाएगी। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहां रखिए, sin A cos A से डिवाइड करिए, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इंटू K बराबर 1 बनेगा, K की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जैसे ही K की वैल्यू आपकी 1 आ गई, आपको पता है ये P क्या हो गया, आपकी वैल्यू हो गई K स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस K स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर 1। बट एक्चुअल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी यहां पर, ठीक है। अगर आंखें तुम्हारी खुली है ना, तो जैसे ही तुमने ये देखा कि P और Q का रेशियो मेरा ऐसा है, K cos A K sin A, आंसर आ चुका है। आपको पहले एक्सप्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इसको देखिए और आप बोलोगे यहां पर कि ये वैल्यू हो गई मेरी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, राइट, और ये वैल्यू फिर K स्क्वायर के बराबर हो गई। ये काफी इंटरेस्टिंग है। K स्क्वायर के बराबर इसलिए हो गई क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर खत्म। अब K की वैल्यू निकालने में सारी मेहनत है, K की वैल्यू निकालने में सारी मेहनत है, क्योंकि आपको ऊपर जाना है और K की वैल्यू को खोजना पड़ेगा। तो अब दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है कि हमें K की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है जो कि K स्क्वायर के बराबर है, इन एक्सप्रेशंस को देख के तुम मुझे बता दो कि क्या K स्क्वायर की वैल्यू रूट में कहीं से भी आ सकती है। आप कहोगे कोई चांस ही नहीं है, रूट 2 कहां से आ जाएगा, है ही नहीं है। K स्क्वायर की वैल्यू रूट 2 कहां से आ जाएगी, 1/√2 कहां से आ जाएगी। 0 और 1 में से कुछ बनेगा, 0 का भी कोई चांस नहीं है। कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्या, एडिशन हो रहा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। जब ऐसे सवाल बनते हैं तो मैंने आपको दिखाया है कि लास्ट में वो आइडेंटिटी बनती है और आइडेंटिटी में 1 बन जाता है। तो जब साइन और कॉस के टर्म्स दिख रहे हैं आपको, तो वो आइडेंटिटी में अल्टीमेटली जुड़ के 1 बनना है, तो K की वैल्यू 1 हो गई। तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है इसमें, हो गया, लगा दो सी ऑप्शन, करेक्ट। ओके, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर कंबाइन करोगे अपने ज्ञान के साथ तो आप जल्दी कर पाओगे सवालों को, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस sin x प्लस sin 2x। आप कहोगे सीधे 154 के बाद सर 158 कैसे आ गया। देखिए, शीट में बहुत सारे सवाल हैं जो रेपिटेटिव नेचर के हैं, सेम टाइप के सवाल हैं, थोड़ा सा डेटा परिवर्तन है, तो वो सवाल आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो यूनिक क्वेश्चंस हैं थोड़े से, वो सवाल अब हम लोग करेंगे क्लास में, ठीक है। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको। जब जैसे आप देखोगे 155, 156, 157, ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर क्वाइट सिमिलर इन नेचर, जो हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे, ठीक है। तो वो चीजें आपको खुद से करनी है। sin x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस x प्लस कॉस 2x की वैल्यू बताओ कितनी है। ओके, चलिए पढ़िए। ओके, प्लीज इसका उत्तर बताओ सभी, घर पे ट्राई किया सवाल। तो sin x प्लस साइन 2x है 1 प्लस कॉस x प्लस कॉस 2x, और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर है, किस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बराबर है। बस एक चीज आप लोग चेक कर लेना, ये sin 2x ही होना चाहिए और ये वैल्यू आपकी cos 2x ही होनी चाहिए, और है भी, क्योंकि यहां साफ साफ दिख रहा है कि सवाल क्यों बनाया गया है, ठीक है। आप कहोगे cos 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू हमें पता है 2 cos स्क्वायर x होती है, तो इसको आप ऐसे लिखिए 2 cos स्क्वायर x। जो sin x प्लस साइन 2x है, इसमें हम क्या करेंगे, आप कहोगे हम कॉमन ले सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू, ये 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x बनेगा, और ऊपर जो वैल्यू आपकी है अगर हम इसमें sin x कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आपकी 1 प्लस 2 cos x बनेगी, और यहां से आपको जो चाहिए वो साफ साफ दिख जाएगा। sin x है, यहां 1 प्लस 2 cos x है,
यहां लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई, यहां पर आप 2 cos x कॉमन ले लो, मतलब cos x कॉमन ले लो, और cos x कॉमन लेते ही यहां पर वैल्यू आपकी आ गई 1 प्लस 2 cos x, ये कैंसिल आउट होगा, ये आंसर आपका आ गया tan x। ये एक तरीका इस सवाल को करने का है। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम, अगर लेट्स से हमारा मन है कि हम एंगल रखेंगे, तो 45 डिग्री मत रखना, क्योंकि 45 डिग्री पे ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों सेम हो गए, सेम 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 सेम, ठीक है, तो मत रखना, डिसाइड कर ही नहीं पाओगे कौन सा सही है। तो अब हम अगर x को 135 डिग्री यहां पर रखें, तो मजेदार बात पता है क्या है, अब भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि tan और cot का साइन हमेशा सेम होता है, वैल्यू भी हमेशा सेम होती है। अगर मैं बात करता हूं 45 के ऑड मल्टीपल्स पे, तो tan और cot की सेम वैल्यू सेम साइन होता है, डिसाइड कर ही नहीं पाओगे। तो ये एंगल्स आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है पहले तो। ओके, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे दिमाग कैसे लगाना है मैं बताता हूं। जैसे हम x को 45 डिग्री रखेंगे, ये जानते हुए भी कि ये नहीं चलेगा, रखेंगे, हम पहले ये तो डिसाइड करें कि कौन से सही है, इन दोनों में से मेरा आंसर है या इन दोनों में से आंसर है। चॉइसेस को एलिमिनेट कर लेते हैं पहले कम से कम। तो x को 45 डिग्री जब आप रखोगे तो ये वैल्यू बनेगी 1/√2 प्लस 1, ठीक है, sin 91, फिर 1 प्लस cos 45, 1 प्लस 1/√2 है, और cos 90 0, ये कट जाएगा, यस कट गया। आंसर क्या आया, 1 आया। अब जब आंसर 1 आया तो आपका आंसर या तो ये है या तो ये है, इन दोनों में से कुछ सही है। क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इन्हीं दोनों में से कुछ सही है, ये पता लग गया। अब एक बात बताओ, ऊपर साइन है नीचे cos है, तो tan बनेगा या cot बनेगा, तुम बताओ। ऊपर सिर्फ साइन के टर्म्स हैं, नीचे सिर्फ cos के टर्म्स हैं, तो भैया tan ही बनेगा ना कि cot बन जाएगा। साइन ऊपर है cos नीचे है, तो जो भी कटन पटन होगी tan बनेगा। आंसर क्या हो गया, tan। थोड़ा सा दिमाग लगाए, बट एक बात का ख्याल रखना बच्चा, जब नीचे साइन कॉस का मिक्सचर हो, ऊपर भी साइन कॉस का कोई मिक्सचर बन जाएगा ना, तो कहानी तुम्हारी खराब हो जाएगी, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकता है। तो ये चीज बहुत सेंसिबल तरीके से यूज करनी है आपको। जब दो ऑप्शन सेम है तो वहां जो डिसीजन लेना है कि भाई नहीं नहीं tan x ही होगा, इसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए, जो हमने अभी यूज किया। वी जस्ट यूज कॉमन सेंस टू फाइंड दैट आउट। एक दूसरा तरीका और भी है, खतरनाक है पर है बहुत अच्छा, खतरनाक है। जैसे आपको पता लग गया कि मेरा आंसर इन दोनों में से कुछ है, पता लग गया 1 वैल्यू आई है, इन दोनों में से कुछ है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चेक करेंगे x की वैल्यू अगर 0 डिग्री ले तो मेरा आंसर क्या है। x 0 डिग्री लेने पे मेरा आंसर 0 है कि नहीं है। x 0 डिग्री लेने पे मेरा आंसर 0 है, तो x 0 पे मेरा आंसर 0 होना चाहिए। ये भाई साहब कहेंगे हम अनडिफाइंड है, तुम कहोगे चल फुट, भैया मेरा एक्सप्रेशन 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है, x बराबर 0 रखने पे मेरे एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मेरा आंसर 0 आना चाहिए। लेकिन भाई साहब cot x करें, हम तो अनडिफाइंड है, हमारी तो औकात ही नहीं है 0 पे वैल्यू देने की, तो तुम कहोगे तुम आंसर हो ही नहीं सकते, चलो फुट। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस। तो ए ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं एलिमिनेशन के। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है जो आसान है, बट वैल्यू पुटिंग में जब इस तरह का काम आप करोगे ना, रिसर्च, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व द वैल्यूज। मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं, जैसे तुमने x को मान लिया 90 डिग्री ले लिया, 90 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से, जैसे तुमने 90 लिया डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये 180 -1 बना, इससे कट गया, ये 0 हो गया। क्वेश्चन एक्सप्रेशन आपने अनडिफाइंड कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई ऐसी वैल्यू मत रखो जिससे तुम्हारा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाए, राइट।
ओके देखो, देयर इज अ सेंस एंड लॉजिक इन सेइंग दिस दैट कि मेरा क्वेश्चन x बराबर 0 पर वैल्यू दे रहा है 0, तो मेरा आंसर भी मुझे x बराबर 0 पे 0 वैल्यू देना चाहिए। और चूंकि cot x नहीं दे रहा है तो हम कहेंगे cot तुम मेरा आंसर नहीं हो सकते। क्या समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है कि नहीं? वेरी लॉजिकल। बट आप कोई एक ऐसी वैल्यू रख रहे हो जो क्वेश्चन को ही अनडिफाइंड बना दे रही है, वो वैल्यू आप मत रखो। आपने क्वेश्चन को ही खराब कर दिया, अनडिफाइंड कर दिया, फिर आप उससे आंसर मत चेक करो। एक्चुअली वो भी एक तरीका है जिससे आंसर हम चेक कर सकते हैं, बट वो खतरनाक बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना खतरनाक है कि आप उसमें गलती भी कर सकते हो, इसलिए उस रूट में मत जाओ। तो एक नियम बना लो कि हम क्वेश्चंस में अनडिफाइंड वैल्यू नहीं रखेंगे जो क्वेश्चन को अनडिफाइंड बना दे। एग्जाम में अब नेगेटिव मार्किंग ऐसी हो गई ना कि बहुत हैवी पेनाल्टी है मेंस में, तो क्वेश्चन को अनडिफाइंड करने वाली वैल्यूज आपको कभी नहीं रखनी है, नियम बना लो। उसका भी तरीका होता है बट उसमें मत घुसो, वो एक अपना एक जंजाल है और माया जाल है, तो वो कंफ्यूजन मत पालो। लेकिन हां, अगर आपका क्वेश्चन किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो आपका आंसर भी उस वैल्यू के लिए डिफाइंड होना चाहिए। दैट्स वेरी लॉजिकल थिंग टू से। ओके, एंड देयरफॉर ए कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि x बराबर 0 पे ये अनडिफाइंड है। ओके, क्लियर? ऑल राइट, जरा हम भी खोल के देखें मोबाइल में कि क्या वाकई में दिख ही नहीं रहा है तुम लोगों को। क्योंकि बेटा देखो, अभी क्लास के बीच में मैं सही तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, पर देख जरूर लेता हूं कि तुम्हारी कंप्लेंट कितनी जायज है कि तुम इसकी वजह से पढ़ ही नहीं पा रहे हो। थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है, चिंता मत करो, इसका भी तरीका है। पर दिख तो रहा है, समझ में तो आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, नहीं तो सवाल तो दिख रहा है। अब ठीक है, अब दिख रहा है। चलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है? आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, दुनिया जानती है चीज। ओके, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अंदर ले जाओगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कॉस 2 थीटा होता है, वो भी दुनिया जानती है। इसको आप जब कैलकुलेट करने जाओगे तो ये फॉर्मेट है पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। जब इनको आप जोड़ते हो, इन एक्सप्रेशंस को जब आप ऐड करते हो, तो मैं लिखता हूं क्या मिलता है आपको। कभी भी आपके पास अगर ये फॉर्मेट है कि पी प्लस क्यू है अपॉन पी माइनस क्यू है प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू है, अगर ये फॉर्मेट कभी भी आपके पास है तो इसका सम आप पहले से ध्यान रखो, ये ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है और नीचे आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है। तो यहां पर जब आप देखोगे इसको तो आपको ये मिलेगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर है, और नीचे आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये एक्सप्रेशन कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, तो ये 2 अपॉन कॉस 2 थीटा हो गया क्या, ये ब्रैकेट। और यहां मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कॉस 2 थीटा मिलेगा। तो कॉस 2 थीटा इंटू 2 अपॉन कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, डी ऑप्शन। ओके, ऑल राइट। कितने भटके हुए लोग, आपने भी बैच ले रखा है क्या? अरे हमारा ऐप है तो हम क्या, मतलब उसके लिए हमको बैच खरीदना पड़ेगा देखने के लिए कुछ भी? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, यही काम आएगा। मेरे बारे में जितना कम फोकस करो उतना ही बढ़िया तुम्हारे लिए, खुद पे फोकस करो।
अब आप कहोगे क्या इसमें वैल्यू रख सकते थे? यस, 45 डिग्री मत रखना क्योंकि ये दोनों सेम है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां 090 ट्राई करो ना। आप कहोगे 90 रखें क्या? नहीं, सेक मौजूद है, 90 मत रखना। सेक की मौजूदगी की वजह से 90 मत रखो, 0 डिग्री रख लो। थीटा को आप इस क्वेश्चन में 0 डिग्री रख लो, मस्ती से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1 इंटू थीटा को 0 रखा तो ये बनेगा 2 माइनस 1, और थीटा को 0 रखा आपने तो ये वैल्यू हो गई 2 अपॉन थीटा 0 रखोगे तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, थीटा को 0 रख रहे हैं 1 अपॉन 1, ठीक है, और थीटा को 0 रखने पे यहां 1 1 अपॉन, तो ये हो गया ब्रैकेट में 2 आंसर हो गया। थीटा को 0 डिग्री रख के सवाल कर लो, हो गया, ठीक है। ट्रेडिशनली भी देखो क्वेश्चन को इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि इससे होता क्या ना, जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो बार बार, जैसे कई लोग कहते हैं आइडेंटिटी याद नहीं होती है, ठीक है, तो ट्रेडिशनली क्वेश्चन को करने का यही फायदा है कि आइडेंटिटी बार बार यूज करोगे आप तो आपको आइडेंटिटी याद रखने में मदद मिलती है। और अब जैसे एग्जाम में ये एक्सप्रेशन दिखा आपको, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो मेंटल एक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा सोचा, कॉस स्क्वायर थीटा अंदर लेके गए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक और कॉस का प्रोडक्ट 1 हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया जो कि कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपको सहूलियत रहेगी क्वेश्चंस को करने में। ओके, अब आते हैं इधर और हम अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं। इधर दिखा देते हैं, अब दिखेगा ना तुमको, है ना, हाँ दिख रहा है। ये कह रहा है कि tan थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा है, तो बताओ tan 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा की वैल्यू मुझे दी है, tan 2 थीटा की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है, तो tan 2 थीटा निकालने के लिए जाहिर सी बात है मुझे किसका इस्तेमाल करना है, मुझे इस्तेमाल करना है tan थीटा का ही, करना है कि नहीं करना है, यस। अब जरा ध्यान से देखते हैं tan 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है। tan 2 थीटा आपका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वैल्यू आपकी 1 माइनस होती है tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस नहीं होती है। 1 प्लस होती है तो ये कुछ और बन जाता है, sin 2 थीटा बन जाता है, ठीक है। तो इसका बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर tan 2 थीटा की वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, ये हमको पता है। अब आपका tan थीटा यहां लिखा हुआ है, कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल, ओके। तो बहुत ध्यान से देखना आप कि जब ये वैल्यू आपके सामने दी हुई है और मैं इधर इसको लाके लिखूंगा तो पहले tan थीटा को मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप tan थीटा को ध्यान से देखो तो इसका एक फॉर्मेट आपको और भी दिखेगा, वह है कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ओके। इज इट यूजफुल और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज ऑल्सो फॉर्मेट जो आप यहां पर यूज कर सकते हो, कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और ये यहां काफी यूजफुल है, काफी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि इस वैल्यू को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि हम tan 2 थीटा निकालेंगे और tan 2 थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, यहां पर क्या आने वाली है देखते हैं। तो आपने कहा कि tan थीटा 2 थीटा हमें निकालना है, ट्वाइस ऑफ tan थीटा अगर मैं लिखूं तो क्या ये इसका 2 गुना है, 2 इंटू कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, मैं ब्रैकेट को खोल भी दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, प्लस 2 कोसेक अल्फा कॉट अल्फा। इस ब्रैकेट को खोलने का कोई फायदा है, जरा ध्यान से देखते हैं। आप कहोगे देखो यहां से मुझे कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 दिख रहा है जो कि खुद आपका माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा, फिर हम 2 कॉट अल्फा कॉमन ले सकते हैं, ऊपर नीचे से कैंसिलेशन हो जाएगा, और कैंसिलेशन होने के बाद जो वैल्यू है आपकी वो आपको tan अल्फा दे देगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा जैसे ही आपने ये लिखा और इस वैल्यू को आप माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा लिखोगे, फिर आप यहां से कॉट अल्फा जो है ना ये जुड़ जाएगा ना, -2 कॉट स्क्वायर अल्फा बनेगा। अब आप दोनों से 2 कॉट अल्फा कॉमन ले लो तो कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा बनेगा जो कट जाएगा, वैल्यू आपकी बन जाएगी यहां से 2/2 कॉट अल्फा, और ये कैंसिल आउट हुआ, कॉट अल्फा मिल गया, तो यहां से इसका उल्टा क्या हो गया, tan अल्फा हो गया।
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बड़ी सरलता से आ जाएगा कि ये tan अल्फा के बराबर है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। सरल सवाल है, बहुत मुश्किल आपको लग रहा हो भले ही, बट है नहीं, सो इजी क्वेश्चन। अच्छा, क्या हम इस क्वेश्चन में वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं? आप कहोगे अल्फा को 0 डिग्री अगर रखे, नहीं रख सकते हो क्योंकि tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा अल्फा को 0 रखने पे। ओके, तो हम कहेंगे अल्फा को हम 90 डिग्री रख लें क्या? रख लो। 90 डिग्री रखने से देखो क्या मिलता है। तो आप कहोगे अल्फा को अगर हम 90 डिग्री रखें तो tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखना, अल्फा 90 डिग्री रखने पे आपका जो tan थीटा है वो हो गया 0। हुआ कि नहीं हुआ? यस। और tan थीटा 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। तो आप कहोगे अगर थीटा 0 पे मेरा tan थीटा 0 है तो उस समय मेरा tan 2 थीटा भी 0 होना चाहिए, क्योंकि थीटा अगर 0 है तो ये 0 डिग्री ही रहेगा। देखो किस ऑप्शन में आप थीटा को 0 रखेंगे तो आपकी वैल्यू, मतलब कहने का मतलब मेरा यह, अल्फा को 90 रखेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। अब यहां से आपको थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैंने वैल्यू ऐसे रखा कि मैंने अल्फा को 90 डिग्री रखा, बहुत ध्यान से सुनना कि अनडिफाइंड केसेस में जो लफड़ा है वो क्या है? लफड़ा यही है, अनडिफाइंड केस का जो लफड़ा है वो आपको भी समझ में आएगा। क्या है कि हमने अल्फा को 90 डिग्री रखा, और जब हमने अल्फा को 90 डिग्री रखा तो हमने देखा tan थीटा हमारा 0 हो गया, और जब हमारा tan थीटा 0 हो गया तो उस समय हमने कहा थीटा हमारा 0 है, थीटा 0 होगा तो tan 2 थीटा भी 0 के बराबर हो जाएगा। यानी मेरा आंसर क्या है? 0 आना चाहिए। कब? अल्फा जब 90 हो। लेकिन अल्फा 90 पे आपका आंसर, अल्फा 90 पे आपका जो पहला ऑप्शन ए है वो अनडिफाइंड है कि नहीं है? यस, इट्स नॉट डिफाइंड एट ऑल। क्लियर? कितने लोग कह रहे हैं कि हमको बात समझ में आ रही है? ओके, आपको बात समझ में आ रही है मेरी, बट क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। वैल्यू पुटिंग जो मैंने करी है क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं यार। जिस वैल्यू पे मेरा क्वेश्चन डिफाइंड है वहां पर मेरा आंसर भी डिफाइंड होना चाहिए लॉजिकली, वरना वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट भी किया। तो आप जरा फिर से चेक करो कि मैंने सब कुछ सही से रखा है क्या? नहीं, tan थीटा 1 के बराबर है। ध्यान से देखिए, अल्फा को 90 जब आपने रखा तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो tan थीटा 1 के बराबर है। थीटा तुम्हारा 45 डिग्री के बराबर है। अब थीटा अगर 45 डिग्री के बराबर है तो आप जाओगे और आप कहोगे tan 2 थीटा का मतलब हो गया tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या है? नहीं निकाल सकते। तो जो मुझे कैलकुलेट करना है क्या वो आप निकाल सकते हो? आप कहोगे नहीं निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक बात है जो इंटरेस्टिंग है, यहां पर एक मिसकंसेप्शन हो जाता है हमें कि यार अब इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू 90 हम नहीं रख सकते हैं, तो हमारा आंसर भी अनडिफाइंड होना चाहिए, और आप ए ऑप्शन को लगा देते हो, यहां मैच भी कर जाता है। पर कई ऐसे सवाल होंगे जहां आप फंस जाओगे। जब तुम्हारा क्वेश्चन अनडिफाइंड होता है, बेटा ध्यान रखना, जब तुम्हारा क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है एंड ऑप्शंस आप अनडिफाइंड देख के मैच कर रहे हो, तो ये कई बार आपसे गलती भी करवा देगा। दिस विल मेक यू गो रॉन्ग समटाइम्स, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसको थंब रूल आप नहीं बनाओगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये ठीक है, उस समय डिफाइंड है, डिफाइंड है, डिफाइंड है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आपको ऐसे सवाल मिलेंगे कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो मुझे निकालना है अगर वो अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा आंसर अनडिफाइंड वाला करेक्ट है। इसके पीछे लंबी कहानी है, पीएचडी करनी पड़ेगी आपको कि ऐसा कब बोल सकते हैं और ऐसा कब नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मैं बार बार ये रिपीट करता हूं, मेक इट ए थंब रूल कि अगर मेरी किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट अनडिफाइंड हो रहा है, वो वैल्यू आप नहीं रख सकते। ठीक है, मत रखो उसको। यहां आंसर आ रहा है, और ये आंसर क्यों आ रहा है इसका कारण है कि देखो इसके पीछे लंबी कहानी है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है, ये वो है जो हमसे पूछा गया है। अल्फा 90 पे हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट अनडिफाइंड नहीं हुआ है, ये बाकायदा डिफाइंड है।
जो स्टेटमेंट है वो तो ये है ना, ये डिफाइंड है, बाकायदा डिफाइंड है ये, राइट। क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारा 90 पे निकल के आ गया कि भैया tan थीटा हमारा 1 के बराबर है। तो जब हमारा tan थीटा 1 के बराबर है तो उस समय हमारा tan 2 थीटा नेचुरली अनडिफाइंड है, राइट। एंड देयरफॉर A which is giving me undefined answer is correct and rest 3 values are defined, we can mark A option। हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट अनडिफाइंड नहीं हुआ है, जो निकालना है वो अनडिफाइंड हुआ है, इट्स ओके। तो यहां जो लाइन है वो थोड़ी पतली है, लेकिन ठीक है, यहां आप जल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में मैच कर जाता है अनडिफाइंड वाला केस, यस। उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन वहां गलती की संभावना भी है। ये कोई ऐसा नियम नहीं है जिसको हम ऐसे बोल दें कि हाँ अनडिफाइंड है तो आप अनडिफाइंड लगा दो। देखो, अनडिफाइंड इज समथिंग आई कैन क्रिएट ए स्टेटमेंट विच इज अनडिफाइंड बट विल लुक लाइक डिफाइंड। गिव मी ए मोमेंट। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, साइन थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, थीटा बराबर 0 डिग्री पे ये क्या है, डिफाइंड है कि नहीं है? यस, आप कहोगे बिल्कुल डिफाइंड है। अब मैंने क्या किया, इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा से। बहुत ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मैंने कुछ भी चेंज किया? नहीं, सब वही है। फिर इसको ऐसा लिख दिया मैंने कि तुम्हें ना समझ में ना आए कि मैंने क्या किया, ऐसा लिख दिया। जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन और जरा यहां थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखो, ये बनेगा 0/0 अनडिफाइंड है, जबकि हमने यहीं से शुरू किया था और ये प्रॉपरली डिफाइंड था। तो यहां प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको कि आपके जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनको हम डिफाइंड एक्सप्रेशंस को भी अनडिफाइंड फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस को हम डिफाइंड फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। तो ये बोलना बिल्कुल सही है कि ये एक्सप्रेशन थीटा की वैल्यू 0 पे अनडिफाइंड है, क्योंकि 0/0 का फॉर्म है, इट इज अनडिफाइंड। बट दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, बट आपने किया क्या है, इसको इस तरीके से व्यक्त कर दिया। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक डिफाइंड एक्सप्रेशन को भी अनडिफाइंड बना के लिखा जा सकता है। अब तुमने मान लिया क्वेश्चन देखा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो तुम्हारा क्वेश्चन जो है अनडिफाइंड हो गया, और मान लिया उसका आंसर जो है करेक्ट जो एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका आंसर, क्वेश्चन डिफाइंड है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, आपका क्वेश्चन क्या है, डिफाइंड है, राइट। किस पे, थीटा बराबर 0 पे आपका क्वेश्चन डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल। लेकिन जो ऑप्शंस हैं, आपका उत्तर भी मान लिया साइन थीटा आना है, ठीक है, थीटा बराबर 0 पे डिफाइंड आना है, लेकिन ऑप्शंस में उसने इसको इस तरीके से लिख रखा है, बदतमीजी करके, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख रखा है। तो तुम जाओगे और तुम कहोगे कि ये गलत है, कहोगे कि नहीं कहोगे? यस, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये थीटा बराबर 0 पे अनडिफाइंड है, लेकिन तुम्हें तो डिफाइंड वैल्यू चाहिए, तुम कहोगे ये गलत है जब ये सही है। ये उसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके लिख दिया गया है। तो अब इसमें इतनी सारी चीजें जुड़ जाती हैं, इतने पहलू जुड़ जाते हैं कि आपका जो ऑप्शन स्टेटमेंट हो वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मेट में हो, मतलब जितना रिडक्शन पॉसिबल है उसको रिड्यूस करके लिखो, तब आप अनडिफाइंड केसेस के साथ खेल सकते हो। जैसे इस सवाल में बता रहा हूं आपको क्या एडवांटेज है, आपको क्यों आंसर मैच कर गया और क्यों ये तरीका गलत नहीं है, इसका कारण है। आप tan 2 थीटा मुझसे पूछ रहे हो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये तो डिफाइंड है, तो कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। जो मुझे निकालना है वो एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक बेसिक एंटिटी है, तो ये कोई डिस्गाइज फॉर्मेट नहीं है, क्लियर फॉर्मेट है, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक। दूसरा, जो ऑप्शंस हैं वो भी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, tan sin cot cosec, इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। तो जब
ऐसी सिचुएशन आपके सामने है कि आपके ऑप्शंस मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हैं, उनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, और आपके क्वेश्चन में भी कोई खेल आपके साथ नहीं खेला गया है, देन आप अनडिफाइंड के साथ खेल पाओगे, वरना नहीं, वरना आपसे धोखा करा लिया जाएगा। तो मैंने पहले बैचेस में इसको पढ़ाया भी है काफी अनडिफाइंड केसेस को लेके, बट पता है उसमें प्रॉब्लम क्या है, बच्चे नहीं सीख पाते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें घुसने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो मैं अब आपको ऐसा बता रहा हूं कि कोई भी वैल्यू जिससे आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट अनडिफाइंड हो रहा है, वो तरीका आप मत यूज करो, छोड़ दो। आप ऐसी वैल्यू लो जिससे वो डिफाइंड हो। ऐसा ना हो कि हीरो बनने के चक्कर में गलती कराए तो फिर मुझे ही गाली दोगे, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ करो तुम। बट मैंने एक लॉजिक भी इसका एक्सप्लेन किया कि यहां पर आप इस लॉजिक से क्वेश्चन क्यों लगा सकते हो, क्यों यहां प्रॉब्लम नहीं है। हमने पिछला केस एक किया था, उसको भी मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर मैंने यही चीज आपको बताई, अनडिफाइंड वाली कहानी वगैरह वगैरह। जैसे ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने मेंशन्ड है या प्रस्तुत है, इसके सारे ऑप्शंस क्या थे, मोस्ट सिंप्लीफाइड थे। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखा हो, ये सारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। यानी मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखा है, यहां कोई धोखा नहीं किया गया, कोई मेकअप नहीं किया गया, जैसा है वैसा लिख दिया गया है। भाई tan cot sin cos, ये तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, तो मेरा आंसर मोस्ट सिंप्लीफाइड है, यानी मेरे आंसर में कोई धोखा नहीं किया गया मेरे साथ। जो क्वेश्चन एक्सप्रेशन है वो भी क्या है, सिंपल है। तो अगर मैं एक ऐसी वैल्यू चूज कर रहा हूं जिस वैल्यू पे मेरा क्वेश्चन एक्सप्रेशन डिफाइंड है और मेरे आंसर्स मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो मेरा आंसर भी डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि यहां कोई धोखा नहीं है ना कि गलती से अनडिफाइंड हो गया, कोई धोखा किया गया, मेकअप करके आपको एक डिफाइंड वैल्यू को अनडिफाइंड दिखाया जा रहा है, नहीं। इट शुड बी अनडिफाइंड एंड देयर इज अ मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, तो वी विल से कि यस ओके, हमारा भैया लॉजिक है ना। तो इसमें भी लॉजिक है, किंतु बहुत ज्यादा दर्द ना लें अपने दिमाग में, ठीक है। कोशिश करें कि आप डिफाइंड वैल्यू के साथ खेलें, जितना ज्यादा खेल सकते हैं। जो बातें मैंने बोली है, इन बातों को यूज करके अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो अपनी लर्निंग में, तो करो और देखो, ठीक है, कि क्या हो रहा है। बट जो दो बातें मैंने बोली है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि किसी भी डिफाइंड एक्सप्रेशन को एक अनडिफाइंड एक्सप्रेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं, वी कैन डू दैट। वो केसेस आपको पहचानने पड़ेंगे, फिर तो काम थोड़ा बढ़ेगा आपका, ठीक है, काम थोड़ा आपका बढ़ेगा। एनीवे, आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई। 1 + sin 70 अपॉन cos 70 की कह रहा, बताओ वैल्यू क्या होगी। tan cot tan के टर्म्स में आपकी वैल्यूज दी हुई। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें साइन की जो मान दिए हैं, इनको अल्टीमेटली किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 10 डिग्री की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, इतने बड़े कलाकार तो नहीं है हम, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है इस पर्टिकुलर केस में, क्वेश्चन में, कि ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि कुछ 45 डिग्री वगैरह मान के इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस आपके इस प्रकार से दिए ना, वही tan cot वाली जो कहानी है, मामला तुम्हारा थोड़ा सा फंस जाएगा। बट एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए सभी को, कि ये जो बेसिक फॉर्मेट है इस सवाल का वो ये है कि 1 + sin θ/cos θ। ये सवाल है जहां थीटा की वैल्यू 70 डिग्री डाल दी गई है और ऑप्शन में हमारी कोई वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, ये सवाल है मेरा। अब आप बताओ 1 + sin θ को आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके ओके, जल्दी बताओ कैसे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिले जो हम खोज रहे हैं। आप कहोगे ये वैल्यू मेरी sec θ + tan θ के बराबर हो जाएगी, उससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा। आंसर आपको sec और tan के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, आपको जो आंसर दिया है, अब हम कुछ ऑप्शन तुमसे एलिमिनेट जरूर करवा देंगे। जैसे ये जो वैल्यू आपको दी है, क्या आपको ये 100% पता है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी? यस, क्योंकि न्यूमरेटर 1 से बड़ा है। 1 + sin 70, sin 70 पॉजिटिव है, 1 से बड़ा हो गया। नीचे 1 से छोटा है, sin cos 70 1 से छोटा होता है।
कॉस साइन 1 से छोटे ही होते हैं ना, या 1 के बराबर होते हैं मैक्सिमम, तो आंसर 1 से बड़ा होगा। आंसर अगर 1 से बड़ा होगा तो ये गलत है, क्योंकि tan जो है 45 डिग्री पे पहली बार 1 होता है, ये नहीं होगा। अच्छा एक चीज और देखो, cot 70 जानते हो तुम? cot 70 की जो वैल्यू होती है, ये cot फंक्शन 45 डिग्री के बाद गिरता है। अगर आपको tan और cot के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान हो, ग्राफ का यही फायदा होता है, कुछ ऐसा पढ़ाया था मैंने आपको कि ये tan होता है, ये tan है 0 से, सॉरी ये 0 है और ये 90 पे आपका tan है। और अगर आप cot बनाओगे तो cot आपका ऐसा बनेगा, तो 45 डिग्री के बाद cot 1 से कम हो जाता है, तो ये भी उत्तर नहीं होना है मेरा। मेरा उत्तर इन्हीं दोनों में से कुछ है, आउट ऑफ दीज टू ओनली। तो ईदर माई आंसर इज बी, सॉरी ये गलत होगा आपका, इन दोनों में से मेरा कोई आंसर है, क्योंकि जो tan 70 है इसकी वैल्यू भी हो सकती है और cot 10 की वैल्यू भी 1 से बड़ी हो सकती है, इन्हीं दोनों में से मेरा कोई उत्तर है। अब मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि यह क्यों गलत है। यह जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब बहुत ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू अगर तुमने 70 डिग्री ले ली है तो क्या ये आंसर tan 70 प्लस sec 70 है? तो क्या आप कहोगे कि आपका आंसर tan 70 से भी थोड़ा बड़ा है? यस, तो tan 70 भी नहीं हो सकता। मेरा आंसर क्या है? सी, cot 10। बहुत आसान सवाल है। अब मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊंगा, आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा क्या कर रहा हूं मैं कहूंगा मेरे पास एक वैल्यू है sec 70 प्लस tan 70, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्या तुम्हारा आंसर tan 70 हो सकता है? कभी नहीं, उससे तो ज्यादा ही है, गलत हो गया। देन हम कह रहे हैं कि भाई ये जो वैल्यू है मेरी, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि sec हमेशा 1 से बड़ा होता है पॉजिटिव में, बता चुका हूं तुमको, sec इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 1, तो मेरा आंसर 1 से बड़ा है। अगर आंसर 1 से बड़ा है तो cot 70 नहीं हो सकता, tan 10 नहीं हो सकता, तो क्या आंसर हो सकता है? सिर्फ cot 10, ओनली पॉसिबल आंसर इज cot 10। कितना बढ़िया सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, हो गया, खत्म। अब अगर आप इस सवाल को ट्रेडिशनली करना चाहते हो, कितने लोग इस सवाल को ट्रेडिशनली करना चाहते हैं? लंबा समय लगेगा आपको, बट लॉजिक से ये सवाल कुछ सेकंडों में हो गया तुम्हारा, है ना? लॉजिक से तुम्हारा ये सवाल कुछ सेकंडों में खत्म हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सवाल को अगर आपको ट्रेडिशनली सॉल्व करना है, फिर से बोल रहा हूं, तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे इसको? क्या रूट आपको लग रहा है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करोगे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? देखो, आप इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस 20, इसको लिखोगे आप 1 प्लस कॉस 20, और इसको आप लिखोगे साइन 20। ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि जब 1 प्लस कॉस का एक्सप्रेशन होता है तो उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं, और 1 प्लस कॉस 20 जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री के बराबर है। लंबा नहीं है, बट ये चीज क्लिक करे आपको वहां पर, ठीक है? और ये वैल्यू आपकी है 2 साइन 10 कॉस 10, और जैसे आपने इसको लिखा 2 से 2 कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, ये वैल्यू आ गई कॉट 10 डिग्री। तो बहुत सिंपल है ट्रेडिशनल, बट ट्रेडिशनल कई बार ना बेटा स्ट्राइक नहीं करता है, ये सबसे बड़ा पंगा है ट्रेडिशनल का, इट डजंट स्ट्राइक सो इजीली, ठीक है? एग्जाम में कई बार ट्रेडिशनल स्ट्राइक नहीं करता है, क्या करें इसमें? है आसान, कुछ नहीं है। मैं आपको अब एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं कि अगर कभी भी आपके सामने 1 प्लस साइन थीटा हो और यहां पर कॉस थीटा हो, तो आप इसको 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और ये वैल्यू आपकी साइन 90 माइनस थीटा बन जाती है, राइट? फिर इसको जब आप ओपन करते हो तो ये वैल्यू बनेगी ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा बाई 2, और नीचे भी यही वैल्यू 2 साइन 45 माइनस थीटा बाई 2 बनेगा,
और यहाँ cos 45 माइनस थीटा बाई 2 बनेगा, ये इससे कट जाएगा ये cos, तो जो वैल्यू बचती है बनती है cot ऑफ 45 माइनस थीटा बाई 2। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप इसको ध्यान भी रख सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वो कॉट 45 माइनस थीटा बाई 2 होता है, या फिर tan 45 प्लस थीटा बाई 2 होता है। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो यू कैन डायरेक्टली मार्क योर आंसर। थीटा की वैल्यू 70 रखो, 70 बटे 2 35 होता है, 35 45 माइनस 35 10 के बराबर होता है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स क्लियर होने चाहिए पहले से। सवाल आसान है, पर ये वैल्यू क्वाड्रेंट ये सब जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी बातें, ये बहुत काम की चीजें हैं। आपको सवाल आपसे जल्दी निकलेंगे अगर आप इनको ठीक से करते हो तो। ये क्वेश्चन देखिए 167, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर निकालना है। ऑप्शन थीटा के टर्म्स में है, तो वैल्यू पुटिंग करने के पहले थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा आपको कि आप ऐसी वैल्यू ना रखो कि आपके दो ऑप्शन सेम हो जाए। ये काम नहीं करना, ठीक है, क्लियर। एक चीज और बताना बेटा, ये स्क्वायर ही है 2 है, आई डोंट नो, मतलब आपको ही देखना पड़ेगा कि वहां 2 है, तो कोई नहीं, इसको ट्रेडिशनली पहले करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर होगा, फिर हमें पता भी चल जाएगा कि स्क्वायर है कि 2 है। ठीक है, बाद में वैल्यू से भी कर लेंगे। तो इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे कॉमन होता हुआ दिख रहा है मुझे, यहां मुझे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन होता हुआ दिख रहा है। तो एक्सप्रेशन जो अल्टीमेटली है वो है कोसेक थीटा, और यहां पर जब मैं सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले रहा हूं तो ये वैल्यू मुझे दे रहा है सिंपल सा कोसेक थीटा प्लस 1, ऐसा दे रहा है। माइनस में यहां सेक थीटा है और ये वैल्यू मुझे दे रहा है सेक की जगह यहां कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूं तो यहां बन रहा है सेक थीटा प्लस 1। होप इट्स क्लियर। अब मैं एलसीएम वगैरह ले सकता हूं, या मैं चाहूं तो इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। कर लो कन्वर्ट, तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये 1 अपॉन साइन थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा। यहां माइनस जाओगे, ये आपका कॉस सेक जो है ना नीचे ले आओ, तो 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर आपकी वैल्यू होगी 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि और तो कोई चारा है नहीं सवाल को करने का, तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो यहां पर आपको 1 प्लस साइन थीटा मिलेगा, और यहां आपको 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा, और जब आप एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा जो वैल्यू आपकी, बहुत ध्यान से देखना, ये वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। यहां से मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा। ये वैल्यूज मुझे मिलती हुई दिख रही हैं। अब मुझे इनको और फर्दर रिड्यूस करना है। काफी खतरनाक सवाल है, प्लीज रिप्लेस द क्वेश्चन। क्या रिप्लेस कर दें क्वेश्चन को? एक मिनट देखते हैं, जो लिखा है वो भी रिप्लेस हो जाएगा क्या? वो वहीं रहेगा, ठीक है। लो इधर आ गया सवाल, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं अब, ठीक है, जगह भी है हमारे पास, राइट, क्लियर है कि नहीं? तो ये अभी हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं इस सवाल को, ट्रेडिशनल में प्रॉब्लम तो ही है, लंबा होता है, क्या करें हम उसके लिए। तो आपको कुछ वैल्यूज दिखेंगी, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यस। और अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो हम ये कहेंगे कि भाई हम कुछ कॉमन वगैरह लेते हैं। तो आप कहोगे ये कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा है, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे से बाहर निकालूं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या मिलने वाला है मुझे? इस ब्रैकेट से मुझे मिलेगा कॉस थीटा, एक मिनट, कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा था ना, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट से आपको मिलेगा। एक ब्रैकेट और है जो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा से ये निकल जाएगा जब, तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा भी है, ऐसा है। और नीचे जो है वो तो है ही है। आप काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये, अच्छा सवाल है। आप कहोगे ये वैल्यू एक तरह से आपकी 1 के बराबर हो जाएगी, 1, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, और यहां साइन थीटा कॉमन लोगे तो फिर से 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा।
तो ये नीचे से कट जाएगा, आपका जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन आपके सामने बच रहा है ना, वो बच रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू आपकी बच रही है, जो जो मुझे समझ में आ रही है। कुछ छूटा तो नहीं है ना, बस ये देख लो। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जब आप कॉमन ले रहे हो तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है, जो वैल्यू आपके सामने बच रही है, वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से है जो आपके सामने मैंने लिखी है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बच रहा है। अब आप कहोगे ये लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। क्या ये वैल्यू आपको किसी भी ऑप्शन में दिख रही है? कहां होल स्क्वायर भी? यस एग्जैक्टली। तो अभी आपने एक काम और नहीं किया है कि इसका होल स्क्वायर नहीं किया है, और जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा आप यहां पर लिखोगे, और -2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको देगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो आपका जो पूरा उत्तर है ना, वो आपका है ए। तो आइडेंटिटीज प्रैक्टिस हो रही है। ओके, विंडो में पर्दा लगवाइए। थैंक यू बताने के लिए यार, मैं तो भूल ही गया था कि पर्दा नाम की कोई चीज ही होती है। मेमोरी लॉस हो गया मुझे बेटा। तो हम तो जानते ही नहीं थे कि पर्दा नाम का भी कोई चीज होता है, भूल ही गया था। अभी आपने याद दिलाया तो याद आ गया मुझे। पर्दा होता है कुछ ना, वो लटकता है ऐसे, है ना। ठीक है, अभी अभी लेके आता हूं जाके। ठीक है, क्लियर है सभी को? 1 माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ना करते तो ट्रेडिशनली करेंगे। ट्रेडिशनल में थीटा की वैल्यू रखो, उत्तर निकालो, बट थीटा की वैल्यू रखते समय थोड़ा 1 सेकंड देना। थीटा को 0 मत रखना, ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ये भी सेम हो जाएगा, 3 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, 3 ऑप्शन 1 के बराबर हो जाएंगे, तो हम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ और रखते हैं। क्या रखें भाई? 45 डिग्री रखो। 45 पे 2 फायदे हैं। देखो, जब 2 एक्सप्रेशन कभी भी इस प्रकार से हों, जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हों, कोसेक है, सेक है, साइन है, कॉस है, वगैरह वगैरह, तो 45 सबसे बढ़िया वैल्यू होती है। क्योंकि देखो, जैसे 45 डिग्री रखोगे आपको सोचना ही नहीं है कि आंसर आपका 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां जहां कोसेक है वहां यहां सेक है, जहां यहां सेक है वहां यहां कोसेक है। 45 पे चूंकि सेक और कोसेक बराबर होते हैं तो ये वैल्यू मेरी 0 के बराबर आएगी। दैट्स सो सिंपल। क्या ये आसान है समझना कि नहीं? यस, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां 45 बेस्ट वैल्यू है, रख दो। ये 0 हो गया, इसको देखना मत, जाके नहीं देखना है। कोसेक की जगह सेक, सेक की जगह कोसेक, 0 होगा। अब किस आंसर पे मेरा 45 पे 0 आ रहा है? आप कहोगे ए में आ रहा है, तो ये आपका सही है। तो वैल्यू पुटिंग को इग्नोर करके कभी नहीं चलना है। ये बहुत काबिल कमाल की चीज है यार। जो सवाल इतने लंबे लंबे हैं बताओ, पर उनको करो लंबे तरीके से। इसलिए करो क्योंकि इससे अगेन मैं बोल रहा हूं, हर सवाल वैल्यू पुटिंग से नहीं होता है। पहली बात तो आपको यह समझनी है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर सॉल्व करने की नीड पड़ ही जाती है। तो अगर आप टॉप रैंक लाने की सोच रहे हो एग्जाम में कि मेरे को टॉप करना है, मेरे को तो रैंक 1 चाहिए, मेरे को रैंक 2 चाहिए, अब अगर ऐसी सोच तुम्हारी है तो आप इन सब चीजों में भी अपने आप को अभ्यस्त करोगे कि जो सवाल वैल्यू पुटिंग से नहीं हो पाएगा, मान लिया सवाल होते हैं, तो वी हैव टू यूज ट्रेडिशनल प्रोसेस। अब ट्रेडिशनल प्रोसेस में कैसे आपके रिएक्शंस, रेस्पॉन्सेज हैं, वो जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कैसे फैक्टराइज करना है, क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो इसको भी देखते चलो ताकि आपकी आइडेंटिटीज भी मजबूत होते रहे। रटने के बजाय आप उनको समझने पे जोड़ दो, हो जाएगा। अब इधर आओ, ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 168। ठीक है, और इसको ऐसे दिखाएं, चलेगा इतना? ठीक, अब पढ़ो इस सवाल को। साइन ए माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए अपॉन सेक क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए का मान बताना है आपको कि कितना होगा। व्हाट विल बी दिस वैल्यू? कुछ लोग कहेंगे सर 2 ऑप्शन तो देखो सरासर गलत है। कौन से? बी और डी। तो क्यों? क्योंकि सर यहां तो स्मॉल ए लिखा है, यहां तो कैपिटल ए है, तो स्मॉल ए वाला उत्तर नहीं होगा। ये गलती मत करना बेटा। एसएससी के जो टाइपिस्ट है ना, उनसे इतनी आशा मत रखो कि वो कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग हो गया और कैपिटल ए अलग हो गया। नहीं, इस लॉजिक से आप कम से कम आंसर को एलिमिनेट नहीं करेंगे। ये कैपिटल ए ही लिख लो, ठीक है? ओके, ऑप्शन एलिमिनेशन में उस्ताद बनो, बट इतने भी मत बनो कि अपना भविष्य खराब कर लो, कुछ भी कर डालो। ठीक,
चलो वही देखते हैं। अब ये एक्सप्रेशन है, वैल्यू 45 डिग्री नहीं रखेंगे हम, क्योंकि सेक कोसेक डिनोमिनेटर में है, सब्ट्रैक्शन में है, 0 बन जाएगा, नहीं रख सकते। 0 90 भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि 0 और 90 पे इन दोनों में से एक ना एक बिदक जाता है। कोई कहता है मैं अनडिफाइंड हूं, कोई कहता है मैं अनडिफाइंड हूं, दोनों है तो नहीं रख सकते। 0 90 और 45 नहीं चलेंगे। तो क्या चलेगा? अगर 0 90 और 45 नहीं चल रहे हैं तो क्या चलेगा? 135 डिग्री दूसरी सबसे अच्छी वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि 135 पे अच्छी बात क्या है कि सेक और कोसेक के साइन अलग अलग होते हैं, तो बात बन जाएगी हमारी। हम 135 डिग्री रखेंगे। अब बस ये देखना है कि 135 पे कहीं आपके दो ऑप्शन सेम ना हो रहे हो। ये 135 है, कोई दिक्कत नहीं। 135 इंटू 4 अगर आप करोगे तो 540 बनेगा। तो 540 साइन का आपको पता है क्या होता है, 1 की रेंज में आपकी वैल्यू आ जाती है। अब बस पंगा यहां फंसेगा कि जो आपका 4a है और जो 2a एंगल्स हैं जो साइन के साथ दिए, उनको जरा ध्यान से देखना है। ये cos 270 है, 0 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 4a की वैल्यू आपकी हो गई 540 डिग्री और 2a की वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 270 डिग्री हुई। अब हमें समझना यह है कि साइन के साथ क्या होगा। साइन 540 की अगर हम बात करेंगे तो साइन 540 में 360 घटा दो, ये साइन 180 के बराबर है, तो ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर है। इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ रहा है? साइन 180 बनेगा, साइन 180 आपका 0 होता है, तो कोई टेंशन नहीं। अब ये भी 0 हो गया तो मामला फंस गया, राइट। तो वी के नॉट पुट 135 डिग्री ऑल्सो। हम 135 डिग्री को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस समय जो साइन 540 है वो भी 0 हो जाता है और cos 270 भी 0 होगा। तो वी डोंट नो कि मेरा आंसर कौन सा सही है। इसलिए आपकी जो भी मेन वैल्यूज थी उन्होंने आपको धोखा दे दिया। 0, 90 और 45 तीनों ने धोखा दे दिया। बहुत बड़ा धोखा है। कैसे इस धोखे से आप उबर पाएंगे? चलो भैया, क्या ही कर सकते हैं, ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। या तो कोई और वैल्यू रखें। आपको कोई और वैल्यू रखने में फिर रूट उठाएंगे सर, तकलीफ में आ जाएंगे, तो ट्रेडिशनली करो। अगर और कोई वैल्यू आपको नहीं रखनी है तो भैया हम तो यही कहेंगे कि आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करिए। ठीक है, तो क्या करना है, या तो आप ए को जाके 30 डिग्री रख के इसको सॉल्व कर लो। पर पता है इन सब सवालों में पंगा कहां फंस जाता है। 30 डिग्री हवा में नहीं रख सकते हो तुम ऐसे ही, आपको फिर से ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि कहीं 30 पर दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हवाबाजी में। ऐसे सवालों को ट्रेडिशनली करना ही बेहतर है। देख रहे हो क्या प्रॉब्लम है? 0 नहीं, 90 नहीं, 45 नहीं, 135 नहीं, 30 भी हवा में नहीं रख सकते हो आप, क्योंकि जब तक आपने ये नहीं देखा है कि चारों ऑप्शन 30 पे सेम नहीं है तब तक आप 30 नहीं रख सकते हो। क्योंकि ऑप्शंस एंगल्स के फॉर्मेट में 4 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे करके दिए हुए हैं यार। तो हवा में थोड़ा ना बोल दोगे कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, इतनी किस्मत थोड़ा ना मेरी खराब है, होगा ही। ये तो गलत बात है, देखना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, एनीवे तुम बाद में जाके देखोगे कि कहां पर वैल्यू मैच कर रही है, पहले ही देख लो। 30 पे ये वैल्यू आपकी कितनी है? √3/2 है। 30 चौके 120 बनेगा। साइन 120 कॉस 30 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई √3/4। अलग अलग है, अच्छी बात है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और ये वैल्यू आपकी साइन 60/2 है। साइन 60/2 क्या हो गया? √3/4। देखो ये दोनों सेम है। बताओ, तो अब जो लोग मान लिया इसका 30 डिग्री पे वैल्यू आपने निकाला, अगर बी और डी में से कोई भी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी और डी में से कोई भी ऑप्शन सही है, तो तुम्हें कौन सा पता है? तुम तो बी लगा के चल दोगे कि बी मैच कर रहा है। खतरनाक सवाल है। इस सवाल को बार बार रिवाइज करना ताकि तुम औकात में रहो। औकात में रहना तुम्हारा बहुत जरूरी है, वरना कई लोग उड़ने लगते हैं कि अरे हमें तो वैल्यू पुटिंग आती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ रहे हो यार, 14वीं क्लास ट्रिग्नोमेट्री की टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा ना, उनको एक सवाल दे देना, करके दिखाओ चलो, और जब नहीं हो एक कंटाप वहीं धर देना, उसको रसीद कर देना। 60 डिग्री जरा देखते हैं। 60 डिग्री अगर आपने वैल्यू ली, जरा देखो क्या होगा। cos 60 की वैल्यू 1/2,
60 डिग्री लिया 240/2, साइन 240 थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव होता है, साइन 60 बनेगा बाई 2, साइन 60 आपका होता है -√3/4 बन जाएगी ये वैल्यू। कॉस 120 साइन 30 -1/2, 60 डिग्री आपने रखा तो साइन 120 जो कि पॉजिटिव होगा कॉस 30 के बराबर है, ये वैल्यू आपकी √3/4 आ गई। 60 डिग्री पे सारे ऑप्शंस डिफरेंट हैं, लेकिन 60 डिग्री तक पहुंच पाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, हाउ डू यू नो कि 60 डिग्री रखना है सीधे? ये सिर्फ यूट्यूबर जानते हैं। वो आएंगे और ये सवाल दिखाएंगे, कहेंगे ए की वैल्यू 60 डिग्री रख दो, बट ए 60 तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है भैया? कैसे कैसे पहुंचे 60 रखना है? और अगर पता है कि 60 रखने से आंसर आ जाएगा तो सीधे लगा देते ना 60, कुछ भी। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक हाउ डू आई गेट दिस वैल्यू। आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस। 0 नहीं, 90 नहीं, 45 नहीं, 135 नहीं, 30 नहीं तो 60। बट इतना करने में तो सदियां निकल जाएंगी सर, सदियां निकल जाएंगे बेटा। इसलिए जब सवाल में ऑप्शन ऐसे खतरनाक देखें कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट का तगड़ा खेला हो रहा है ऑप्शन में, चुपचाप ट्रेडिशनल सॉल्व करो, ठीक है, कम टाइम लगेगा। चलो देखते हैं अब ये जो सेक क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए दिया हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सबको तुम चाहो तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, वो भी एक अच्छा तरीका है, ताकि कोई झमेला ही न रहे। कर लो तो करते हैं कन्वर्ट। आप कहोगे देखो ये जो वैल्यू लिखी है ना, कॉट ए टेन है, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखो, कॉस ए अपॉन साइन ए लिखो, 1 है, साइन ए कॉस ए वहां जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा। तो ये जो वैल्यू आपकी ऊपर है ये बन जाएगी 1 प्लस साइन ए कॉस ए, मैं लिख रहा हूं, बटे साइन ए कॉस ए। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे हुआ? ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख के जब आप एलसीएम लोगे तो वो 1 बन जाएगा, साइन ए कॉस ए बन जाएगा, नीचे साइन ए प्लस कॉस ए बन गया। यहां पर ये जो वैल्यूज आपके सामने लिखी है, इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस क्यूब ए साइन क्यूब ए, ऊपर नीचे वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए, लिख लो। ओके, और यहां बनेगा आपका साइन कॉस क्यूब साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, तो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऊपर से वो कट जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये वैल्यू बचेगी आपकी 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ऐसा बन जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ये कैंसिल आउट हुए तो साइन ए कॉस ए जो है इससे कटेगा, तो ये पावर में ना जो वैल्यू आपकी बचेगी ना, 2 बचेगी बस, यहां वैल्यू 2 बचेगी, यहां वैल्यू 2 बचेगी। तो अल्टीमेट ये एक्सप्रेशन जो आपका बचा, ये बचा साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बट आपको पता है कि हमें अल्टीमेटली स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो साइन ए कॉस ए के बराबर है, और साइन ए कॉस ए का जो एक्सप्रेशन होता है वो साइन 2a/2 होता है। आपका आंसर क्या हो गया? साइन 2a/2, आंसर क्या है? डी। डी, ठीक है, तो डी आपका करेक्ट होता है। तो इस सवाल को ट्रेडिशनली करो, समझे कि नहीं? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 2 वैल्यू पे जो कॉमन होगा क्या वो हो सकता है? देखिए सत्यम जी, आप बाहर निकले, ठीक है, लड़की आपको देख के मुस्कुराई एक बार, तो आपको लगा कि कुछ हो सकता है, बट क्या हुआ है? नहीं हो सकता है, ऐसी संभावना बनी। दोबारा मुस्कुराई, हो सकता है, संभावना ही है अभी भी। आप कहोगे संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है हमारी, हो सकता है, बट अभी भी हो सकता है नहीं। मैं एक दोस्त को जानता हूं, तो वो एक लड़की को देख के रोज मुस्कुराता था, वो लड़की भी उसको देख के रोज मुस्कुराती थी। ऐसा 100 बार हुआ, पर जब वैलेंटाइन डे पे उसने प्रपोज किया तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है दीज आर जस्ट पॉसिबिलिटी, यहां हो सकता है, हो सकता है। तो 2 बार हो सकता है का मतलब हो नहीं गया है, समझे कि नहीं? जस्ट ए पॉसिबिलिटी। So if you put 2 values
एक बार आपने रखा कि भाई डी आ रहा है, दोबारा आपने रखा, फिर से आपने देखा डी आ रहा है, लेकिन जब तक दो दो ऑप्शंस आ रहे हैं एक साथ, कि जब डी आ रहा है तो बी भी आ रहा है, जब डी आ रहा है तो ए भी आ रहा है, तो तुम्हारा भी कोई चांस नहीं बना है। तुम लिस्ट में हो बट अभी सेलेक्ट नहीं हुए हो। समझे कि नहीं? तुमने एक वैल्यू रखी, समझाता है, समझ लो। तुमने मान लिया थीटा को 30 डिग्री रखा फॉर एग्जांपल, और जब तुमने थीटा को 30 डिग्री रखा तो तुमने कहा कि ए भी मैच कर रहा है और डी भी मैच कर रहा है। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। फिर तुमने कहा मैंने थीटा को कुछ भी रखा, मान लिया x डिग्री रखा, तो वहां पर क्या हो रहा है, ए भी मैच कर रहा है, सॉरी वहां पर आपका बी भी मैच कर रहा है और डी भी मैच कर रहा है। मान लिया तुमने कहा मैंने थीटा को y डिग्री रखा, तो उस केस में जो मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है वो डी भी मैच कर रहा है और वो सी भी मैच कर रहा है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, राइट? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ओके? कि क्या इस केस में आप ये बोल सकते हो कि डी करेक्ट है? यस, यहां पर आप बोल सकते हो डी करेक्ट है। इसका कारण है, पहले उसको समझो। और कब नहीं बोल सकते हो ये मैं बताता हूं। यहां आप बोल सकते हो कि डी करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है, इसका रीजन है, जब ए और डी सही हैं तो बी और सी गलत है। तो ये हो ही नहीं सकते, इनको आप पहले काट दोगे तो यहां आप कहोगे बी तो पहले ही रिजेक्ट हो चुका है, तो मैं ही बचा हूं। यस, तब आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपका ए और डी पहली बार में भी आया और ए और डी दूसरी बार में भी आ गया, मान लिया थीटा की आपने दो वैल्यूज ली और दो वैल्यूज पे आपके साथ ऐसा ही हो गया, मान लिया थीटा 30 थीटा 60 लिया आपने, यहां पर भी एडी है यहां पर भी डी है, देन यू डोंट नो व्हाट्स राइट। बट यहां बोल सकते हो, देखो वैल्यू पुटिंग इज ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच, इट्स नॉट ऑप्शन सिलेक्शन अप्रोच। सिलेक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ अदर्स। जैसे यहां तुमने कहा कि ए और डी करेक्ट हो सकते हैं, राइट? आपने कहा कि ए और डी करेक्ट हो सकते हैं, तो बी और सी गलत है। फिर आपने कहा कि बी और डी करेक्ट हो सकते हैं, तो बी तो पहले ही गलत हो चुका है, तो हो ही नहीं सकता लिस्ट में, तो डी बचा, डी सही। बट क्या ये बोल देना सही है कि डी सही है तो डी करेक्ट है? नहीं, इसके लिए आपको आगे लिखना पड़ेगा कि चूंकि यहां पर ए गलत है जो पहले कंटेंडर था और सी गलत है, इसलिए अब सिर्फ एक चॉइस बची है मेरे पास कि मेरा डी सही हो। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये इवैल्यूएशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, गलती ना करो कि मतलब कुछ भी लगा दिया। हमेशा लड़की का एग्जाम्पल ही क्यों देते हैं? बिकॉज दैट्स मोर रिलेटेबल अंजलि, देयर इज नो अदर रीजन फॉर इट। ठीक है, तो और कोई कारण नहीं है, बिकॉज आई नीड टू गिव एग्जाम्पल्स सो दैट यू लर्न थिंग्स फास्टर। ओके, इट्स नॉट अबाउट मेल टीचर और फीमेल टीचर, नो, आई विल गिव यू एग्जाम्पल विच इज मोर रिलेटेबल। मुझे इतना टेंशन नहीं लेने की मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को बोलना है, तुम्हें समझ में आ जाए, बस तुम्हारे दिल पे चोट लग जाए, बस वो बात तुम्हें समझ में आ जाए। उसको खतरनाक तरीके से बोलना कि मैं उसमें घुसा पड़ा हूं, परेशान हुआ पड़ा हूं, नहीं। तो सत्यम जी ने, किसने बोला था, क्या नाम था उनका, आप जो बोल रहे थे वो गलत नहीं है। अगर वो सवाल इस प्रकार का है, कॉमन बोलने से नहीं होता कि डी कॉमन है तो डी सही है, आपका शब्द गलत था। आपको ये देखना है कि जब ए और डी है तो बी और सी नहीं है, यानी बी और सी गए, अब ये दो चॉइसेस हैं। फिर आपने बोला कि बी और डी है तो बी भी गया, अब डी बचा, इसलिए डी सही। ठीक है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बता रखा है कि 1 2 3 4 5 6 तुम 100 वैल्यू रख लो, यू कैन नेवर से कि स्टेटमेंट मेरा करेक्ट ही है। यहां करेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि वी आर एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस बेस्ड ऑन द वैल्यूज। एक बार 2 एलिमिनेट हो गए, अगली बार भी 2 एलिमिनेट हो गए, तो एक ही बचा तो वो सही हो गया। लेकिन जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जाओगे तो वहां तो एक वैल्यू को रख के तुम 3 बार भी अगर वेरीफाई कर लेते हो कि हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, तो भी उत्तर नहीं आएगा तुम्हारा। कि वो हमेशा सही है इसकी गारंटी नहीं है। ओके, क्लियर, समझे कि नहीं? यस, मैं तो जाके देख पूछ लूंगा कि क्यों मुस्कुरा रहे। चलो अभी तो पूछ सकते हो यार, अभी तो माहौल बहुत अच्छा। हमारे टाइम पे तो जो माहौल था खतरनाक कि सोच भी नहीं सकते हो।
यू नॉट अलाउड टू टॉक टू गर्ल्स, लड़कियों से बात नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, अलाउड ही नहीं था बात करना। तुम जाके पूछ लोगे कोई और देख लेगा, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। बड़ी समस्याएं थी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फोन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। पहले कितनी समस्याएं होती थी आप सोच भी नहीं सकते हो। एक मीडियम होता था कि अपनी बात कहने के लिए बाजार में मौका नहीं मिलेगा आपको, कि बाजार में उतना समय मिल जाएगा कि बोल दोगे, कोई ना कोई देख लेगा। स्कूल में टाइम नहीं मिलना आपको, तो एक ही ऑप्शन होता था कि पत्र लिखो। और पत्र और खतरनाक चीज थी, पता है आपको, क्योंकि वो रिकॉर्ड था। तुमने पत्र दिया और उसने वो पत्र उठा के अगर मास्टर को दे दिया, तुम्हारे घर वालों को दे दिया, तो तुम गए, कूटे गए कस के, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी समस्या थी यार, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, समझे कि नहीं। आज की दुनिया बड़ी सरल हो गई है इस मामले में, है ना, बहुत सरल हो गई है। पहले तो कई सारे रिलेशनशिप इसलिए हो ही नहीं पाते थे, बात ही नहीं हो पाती, तो कहां से होगा। तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। आज की डेट में ये है कि भाई लोगों के पास एक्सेस है तो वो क्लियर कर लेते हैं तुरंत, हाँ ठीक है या नहीं पता है, ओके तो चलो अगला ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बड़ा समस्या है। आपको भी अलाउड नहीं था, अरे भैया कहां से, हम कोई अनोखे थोड़े ना थे, हमको भी अलाउड नहीं था बात करना। एक दो दोस्ती थी, तोड़वा दी लोगों ने, दोस्ती थी वो भी तोड़वा दी। एक बार तो पापा ने हमारे तोड़ दिए दोस्ती एक, ठीक है। 10th क्लास में थे, अच्छी खासी दोस्ती थी, अच्छी फ्रेंड थी मेरी वो। अब हम लोग बचपन से ही साथ में खेलते थे यार, क्लास 4th से। तो हमें तो कभी लड़का लड़की समझा ही नहीं हमने, साथ में खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे। 10th में आ गए तो भैया रोक दिया गया। बोले अब मत मिलो, सही नहीं है ये। तो मैं कहा क्यों, खूब बहस करता था मैं और मार खाता था। उनकी बात भी गलत नहीं थी, वो उस तरह की सोसाइटी थी कि वहां पर इन चीजों को सही से नहीं समझाया जाता था। तो दे वर नॉट रॉन्ग, दे वर राइट एट देयर पॉइंट, आई वॉज राइट एट माई पॉइंट, और हमारी दोस्ती उन्होंने तोड़ दी, ठीक है। तो बहुत हुआ है ऐसा, ठीक है। एनीवे बाद में ऐसा नहीं, जब फोन आया तो बात बात हुई, बट फिर अब इतना लंबा गैप हो जाता है, फिर क्या, देन यू कांट, अब 10 साल फिर बात ही नहीं करी आपने बीच में, है ना, देन यू कैन नॉट बिकम द सेम फ्रेंड्स अगेन, यू नो, थिंग्स चेंज। मेरी थिंकिंग बहुत बदल गई, अब उसकी थिंकिंग बहुत अलग है, तो अब क्या बात करें, अब कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है बात करने के लिए, समझे कि नहीं, नथिंग टू टॉक अबाउट। सो वी टॉक्ड वंस और ट्वाइस, देन मैं कहा बात ही मत करो, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं, इस के बारे में ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं देना है। क्या आप ऑफलाइन बैच लेने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, पहले बता दे रहा हूँ। 11th में मीडियम चेंज किया? नहीं यार, हिंदी मीडियम 11th में भी था, कोई मीडियम चेंज नहीं किया। स्कूल होना चाहिए मीडियम चेंज करने के लिए, स्कूल ही नहीं था हमारे यहाँ, तो कहाँ मीडियम चेंज कर लेंगे। एक ही इंटर कॉलेज था बस, और वो भी घर से 10-12 किलोमीटर दूर था। साइकिल से जाते थे पढ़ने, बाद में वहां कमरा लेकर रहने भी लगे थे। और कोई कॉलेज ही नहीं, कहाँ चेंज करोगे, कोई ऑप्शन नहीं था, इंग्लिश मीडियम वगैरह वगैरह टाइप। एक बार सर को क्या लेटर दिया था, फिर भी नहीं, बच गया था। हाँ एक बार लेटर दिया मैंने खुद किसी और को, कोडेड लेटर था वो, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो लिखा है लेटर हमने, अब ऐसा नहीं है कि डर ही गए, हमने कहा कोशिश करते हैं, लिखते हैं। पत्र लिखा हमने, दिया भी, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक, लिखा तो कम से कम, हिम्मत तो करी मैंने, ठीक है। ओके चलिए, ख्याल रखिए अपना, कल मिलते हैं, मतलब शाम को मिलते हैं, बाय बाय।